नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राहुल त्रिपाठी आज करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। यदि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर खंड शिक्षा अधिकारी या फिर एमपीपीएससी या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से वॉच करें। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। साथ ही मैंने ऐसी व्याख्या की है जिससे कि आपके एक प्रश्न में 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन सकें। तो फ्रेंड्स, इन प्रश्न पर आप बनी रहिए। आज का जो पहला प्रश्न वो ये है, झारखंड विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। जो झारखंड विधानसभा का हाल ही में चुनाव हुआ था उसमें किसे नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो आंसर होगा रविन्द्रनाथ महतो को। जो ये रविन्द्रनाथ महतो है ये झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। तो फ्रेंड्स, जो रविन्द्रनाथ महतो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जिसे JMM बोलते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के नवगठित विधानसभा के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। यानी ये निर्विरोध, इनके सामने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ, यानी ये निर्विरोध चुने गए। तो रविन्द्रनाथ महतो इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। इंटरनेशनल ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। आंसर होगा बीकानेर। फ्रेंड्स, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव हुआ था ये बीकानेर में संपन्न हुआ। इसमें कई प्रतियोगिताएं हुई थी, जैसे केमल सफारी हुई थी, दूसरी है ऊंट सिंगार, तीसरे ऊंट नृत्य, चौथी ऊंट दौड़ व राजस्थानी कला एवं संस्कृति के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड्स, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ था ये बीकानेर राजस्थान में हुआ था। इसमें कई कार्यक्रम संपन्न हुए थे जो मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न है, तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ। आंसर होगा गांधीनगर गुजरात। ये गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुआ। जो कि तीसरा, अभी तक 3 ही वैश्विक आलू सम्मेलन आयोजित हुए जिसमें जो तीसरा हुआ था वो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। ये 2 लोगों की सहभागिता से हुआ। कौन कौन सी। पहले नंबर पे है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा दूसरे नंबर पर जो है वो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला व पेरू में पेरू की सीमा स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के सहयोग से आयोजन हुआ। इसका जो आयोजन हुआ था वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला व पेरू की सीमा के स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, टॉयलर पुरस्कार किस भारतीय को मिला। फ्रेंड्स, जो टॉयलर पुरस्कार है ये किस भारतीय को मिला। आंसर होगा भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री पवन सुखदेव को। किसे मिला। भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री पवन सुखदेव को। फ्रेंड्स, जो टॉयलर पुरस्कार है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत जो कि पवन सुखदेव हैं, इनको हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया गया। 2020 का टॉयलर पुरस्कार पवन सुखदेव को दिया गया। किस सन का दिया गया। 2020 का। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत थे पवन सुखदेव। इनको हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत सराहनीय योगदान के लिए, बहुत सराहनीय कार्य के लिए 2020 का टॉयलर पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव हाल ही में विधानसभा ने पारित किया। प्रश्न है, किस प्रदेश में विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव हाल ही में विधानसभा ने पारित किया। आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में विधान परिषद को समाप्त करने का अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव को पास किया है। पूछा जाएगा किस प्रदेश ने किया तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, जो आंध्र प्रदेश है इसने अभी हाल ही में एक विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जो कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला था। ये मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। कौन है। जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने, इनकी जो पार्टी है YSR कांग्रेस, इसकी नेतृत्व वाली सरकार ने यह प्रस्ताव पास किया अपनी विधानसभा में। मुख्यमंत्री YSR रेड्डी ने ये प्रस्ताव को पास किया। अगला प्रश्न है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नामकरण किसके नाम पर हुआ। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नामकरण जो था वो किसके नाम पर हुआ। आंसर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसके नाम पर हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो फ्रेंड्स, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे ये जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। किसके थे। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नामकरण जनसंघ ये
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ संस्थापक अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नामकरण जनसंघ संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर हुआ, इनके नाम पर हुआ। जो कि यह घोषणा किसने की? ये घोषणा प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसकी घोषणा की। साथ में ही इन्होंने कोलकाता पोर्ट की 150वीं जयंती पर, कौन सी जयंती? जो 150वीं जयंती मनाई गई थी, इसकी वर्षगांठ पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये 150वीं वर्षगांठ किसकी थी? कोलकाता में स्थित बंदरगाह, जो कोलकाता पोर्ट था, इसकी 150वीं वर्षगांठ पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। साथ ही इस पोर्ट का नाम चेंज करके क्या रख दिया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया। यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 और गगनयान के प्रक्षेपण क्रमशः कब होंगे? चंद्रयान-3 व गगनयान के प्रक्षेपण क्रमशः कब होंगे? आंसर होगा 2021 और 2022 में। तो फ्रेंड्स, जो इसके प्रक्षेपण होंगे कब होंगे? 2021 व 2022 में। ये किसने कहा? इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने ये बताया कि इनका जो प्रक्षेपण होगा वो 2021 और 2022 में होगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन के सिवान ने बेंगलुरु में बताया कि चंद्रयान-3 होगा, इसमें एक लैंडर व एक रोवर होगा। क्या होगा? एक लैंडर और एक रोवर। ये भी बताया उन्होंने कि जो चंद्रयान-3 का 2021 में प्रक्षेपण करेंगे, उसमें केवल एक ही लैंडर रखेंगे, साथ ही एक ही उसमें रोवर रखा जाएगा। और ये कहाँ बताया इन्होंने? बेंगलुरु में बताया। अगला प्रश्न है, साई इंग बेन राष्ट्रपति के पद पर दोबारा चुनी गई। साई इंग बेन राष्ट्रपति के पद पर दोबारा चुनी गई किस देश से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, ये ताइवान से संबंधित है। कहाँ से? ताइवान से। साई इंग बेन राष्ट्रपति के पद पर दोबारा चुनी गई, ये ताइवान से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ से संबंधित? ताइवान से। निर्वतमान, ये इससे पहले भी राष्ट्रपति चुनी गई थी, ये दोबारा ताइवान की राष्ट्रपति चुनी गई। तो निर्वतमान राष्ट्रपति साई इंग वेन 4 वर्ष के लगातार दूसरी कार्यकाल के लिए इस पद पर पुनः निर्वाचित हुई। यानी ये इससे पहले 4 वर्ष का इन्होंने कार्यकाल पूरा कर लिया था, अब ये दोबारा से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए दोबारा निर्वाचित हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये ताइवान की राष्ट्रपति थी साई इंग बेन। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर होगा 51वां। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 51वां। लोकतंत्र सूचकांक 2019 में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ वो हुआ 51वां। तो फ्रेंड्स, जो लोकतंत्र सूचकांक है, इसकी गणना ब्रिटेन के द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा की गई। किस देश की कंपनी ने की? ये ब्रिटेन की है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसने इसकी जो गणना की है लोकतंत्र सूचकांक की, यह 2006 से लगातार गणना कर रही है। कब से? 2006 से लगातार गणना कर रही है। तो फ्रेंड्स, 2019 के लिए इसमें 167 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 167 देशों ने 2019 की लोकतंत्र सूचकांक के लिए 167 देशों ने भाग लिया था, जिसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ वो नॉर्वे को हुआ। प्रश्न पूछा जाता अक्सर, पहले और दूसरे स्थान से हमेशा पूछे जाते। पहला स्थान नॉर्वे को, दूसरा स्थान जो मिला वो आइसलैंड को मिला। किसे मिला? आइसलैंड को। ये 2 स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि तीसरा स्थान जो पूछा जाएगा वो भारत का ही पूछा जाएगा। तो भारत का जो स्थान है वो 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो गणना की गई है, ये ब्रिटेन की कंपनी थी। कहाँ की? ब्रिटेन की कंपनी थी, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसके द्वारा 2006 से ये लगातार गणना की जा रही है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, वर्ष 2019 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में भारत में विदेशी जो पर्यटक आते थे, इनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आंसर होगा 3.2%। इस बार जो वृद्धि हुई वो 3.2% की वृद्धि हुई है। विदेशी जो टूरिस्ट आते थे भारत, वो उसमें 3.2% की वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पर्यटन जो मंत्रालय था, इसके आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2019 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 3.2% की वृद्धि हुई। जनवरी से दिसंबर 2019 तक विदेशी पर्यटक 1.09 करोड़ पर्यटक भारत में आए। 1.09 करोड़ पर्यटक भारत की यात्रा की पर्यटकों ने।
3.2% इसमें वृद्धि हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो जो ये आंकड़ा दिया ये पर्यटन मंत्रालय ने दिया है। इन्होंने कहा है कि 2019 में जो विदेशी पर्यटक थे इनकी संख्या में 3.2% की वृद्धि हुई। साथ में ही जनवरी से दिसंबर 2019 तक विदेशी पर्यटकों में 1.09 करोड़ जो 1.09 करोड़ पर्यटक आए हैं वो भारत की इन्होंने यात्रा की है। अगला प्रश्न है, दूसरी तेजस रेलगाड़ी का परिचालन किन शहरों के बीच हुआ? आंसर होगा अहमदाबाद और मुंबई। जो दूसरी तेजस रेलगाड़ी था ये फ्रेंड्स, जो तेजस रेलगाड़ी है इसका भी दूसरी जो रेलगाड़ी चलाई गई है भारत में वो अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाई गई। इससे पहले ये चलाई गई थी दिल्ली और लखनऊ के बीच। कहाँ के बीच? दिल्ली और लखनऊ के बीच पहली तेजस रेलगाड़ी चलाई गई थी। इसके बाद जो दूसरी तेजस रेलगाड़ी चलाई गई वो अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाई गई। तो फ्रेंड्स, जो पूछा जाए दूसरी तेजस रेलगाड़ी का परिचालन किन किन शहरों के बीच हुआ तो आंसर होगा अहमदाबाद मुंबई। और पहली तेजस रेलगाड़ी का परिचालन किन किन शहरों के बीच हुआ तो आंसर क्या होगा? दिल्ली व लखनऊ। तो फ्रेंड्स, कारपोरेट सेक्टर में लखनऊ और दिल्ली के बीच ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन, ये सबसे ज़्यादा वातानुकूलित तेजस एक्सप्रेस है। इसका सफल संचालन हो चुका था। इसके पश्चात दूसरी प्रीमियम तेजस ट्रेन अहमदाबाद व मुंबई के बीच चलाई गई। तो फ्रेंड्स, जो पेपर में कैसे भी प्रश्न पूछे जाएं आप अपना सही से आंसर देना। अगला प्रश्न है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतः प्रवाह में भारत का कौन सा स्थान मिला है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतः प्रवाह में भारत का कौन सा स्थान मिला? आंसर होगा 8वां। कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिलेगा। तो फ्रेंड, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है ये क्या होता है? ये होता है एफडीआई, जिसे बोलते हैं एफडीआई। ये एफडीआई होता फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसी को एफडीआई बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 8वां स्थान मिला है ये भारत को मिला है। ऑकडॉन रिपोर्ट यानी अंकटॉट की एक रिपोर्ट आई, इसके अनुसार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई में कमी आई 2018 में। यानी 2018 से इस साल कमी आई है। 2018 में जो संपूर्ण विश्व में एफडीआई 1.41 ट्रिलियन डॉलर था, जो कि 2019 में घटकर 1.39 ट्रिलियन डॉलर रहा। यानी इस बार कमी आई है 2018 के मुकाबले 2019 में। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए तो आंसर होगा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एपी माहेश्वरी को। किसे नियुक्त किया गया? वरिष्ठ जो आईपीएस अधिकारी थी एपी माहेश्वरी। तो फ्रेंड्स, इन्हें सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए वो कौन किए गए? ये हैं प्रोफेसर सुरेश चंद्र। कौन है? प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। ये दिल्ली स्थित एम्स के नाक कान व गला विभाग के प्रोफेसर हैं। ये फ्रेंड्स एम्स में स्थित, दिल्ली स्थित जो एम्स है इसके नाक कान और गला विभाग के ये क्या हैं? प्रोफेसर हैं। ये सुरेश चंद्र शर्मा इनका पूरा नाम है। ये नए गठित किए जाने वाले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा माइकल देवव्रत पात्रा को। ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर हाल ही में नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है, नेपाल में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा को। ये नेपाल में भारत के नए राजदूत होंगे। अभी हाल ही में नेपाल में भारत के नए राजदूत को नियुक्त किया गया। पेपर में पूछा जाता है, ये राजदूत हमेशा ही पेपर में पूछे जाते, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो पूछा जाए तो आंसर बताना विनय मोहन क्वात्रा को। अगला प्रश्न है, कतर ओपन टेनिस 2020 प्रतियोगिता किसने जीती? तो फ्रेंड्स आंसर होगा रोहन बोपन्ना और वेस्ली कूलहॉफ। तो फ्रेंड्स, जो रोहन बोपन्ना ये भारतीय प्लेयर हैं और वेस्ली कूलहॉफ ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने युगल प्रतियोगिता में यानी दोनों ने साथ मिलकर ये प्रतियोगिता जीती है। तो फ्रेंड्स, रोहन बोपन्ना भारतीय ने दोहा में आयोजित हुई थी। दोहा, कतर के एक शहर दोहा में संपन्न हुए टेनिस टूर्नामेंट में नीदरलैंड के वेस्ली कूलहॉफ के साथ जोड़ी बनाकर खिताब जीतने में सफल हुए। तो फ्रेंड्स आंसर होगा रोहन बोपन्ना व वेस्ली कूलहॉफ। अगला प्रश्न है,
बाकू शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? बाकू शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर होगा बाकू शहर में। अगला प्रश्न है, चेन्नई के पास थंबापुर में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI कौन स्क्वाड्रन स्थापित किया? तो फ्रेंड्स आंसर इसका होगा टाइगर शॉर्क्स। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो जारी द सोशल ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो आंसर होगा 76वीं। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी हाल ही में जारी की है द सोशल ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, तो इसमें भारत की 76वीं रैंक बताई है। तो फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।